नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसी सियासत के मुद्दे पर नहीं, बल्कि ये पूरी बात है भारतीय बाजार पर, भारतीय शेयर मार्केट पर। दरअसल आज भारतीय शेयर मार्केट में कोहराम मच गया है। कह सकते हैं कि पूरे शेयर, एक टाटा को छोड़कर, टाटा टीसीएस को छोड़कर पूरे शेयर धड़ाम से नीचे गिरे हैं औंधे मुंह। बाजार में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कह सकते हैं कि इस साल में सबसे बड़ी गिरावट, 1700 से ज़्यादा अंक बीएसई बंद हुआ है। और उसके बाद आपको बताते हैं कि 3% की गिरावट निफ्टी में हुई है। ये बड़ा आंकड़ा है, सालों साल में ऐसा होता है, लेकिन पूरी दुनिया भर के बाजार नीचे आए हैं। अमेरिका, जापान, सिंगापुर, चीन, सारे बाजार नीचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि इसकी वजह क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बैंक घोटाले की वजह है। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो रूस, यूक्रेन और नाटो संगठन यानी अमेरिका, यूरोप, ये विवाद भी बड़ी वजह है। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी, स्काइप पर सुरेश शर्मा जी, पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी, और सामाजिकता से जुड़े हुए हमारे साथी स्टूडियो में मौजूद हैं कमल राठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, आपका लंबा तजुर्बा है राजनीति और आर्थिक पत्रकारिता को लेकर। आज का बाजार बहुत कुछ कह रहा है पूरी दुनिया के बारे में, लेकिन भारत की बात करें तो इस पूरे घटाटोप में, इस पूरे अंधेरे में कह सकते हैं कि एलआईसी का जो शेयर आने वाला है वो उम्मीद जताता है। तो कहीं ना कहीं टीसीएस का शेयर आज नहीं गिरा है। ऐसे 3 शेयर थे जो बाजार में बढ़त बनाए हुए थे, उसमें टीसीएस था और कह सकते हैं कि जो ऑयल से संबंधित शेयर हैं वो ऊपर थे। आपकी राय की ये जो बाजार नीचे आए हैं, 1700 अंक से ज़्यादा की गिरावट सेंसेक्स में आई है, क्या कहना है इस पर आपका? राघवेंद्र जी, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बारे में जब भी अर्थशास्त्रियों का व्यू हम लोग सुनते हैं पत्रकार के नाते जी, तो कभी भी वे इस मामले को लेकर के स्पष्ट नहीं होते कि ये व्यापारिक गतिविधियों के कारण जो है इसमें गिरावट आती है। जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, घटेगी, तब जो है शेयर मार्केट में कोई गिरावट और ऊंचाई चढ़ना वाली परिस्थितियां नहीं बनती। लेकिन यदि जयललिता जी के यहाँ छापा डल जाए और बहुत ज्यादा जूते चप्पल मिल जाए तो भारत का शेयर बाजार गिर जाता है। आज जो है हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं वो यही परिस्थितियां हैं। यूक्रेन का मामला है, पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि का मामला है, और कई बार ये तक भी बात आती है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसके संबंध में बैठक हुई है। तो उस बैठक के बाद जो है ये परिणाम पूरे जो है वैश्विक स्तर पर समझ में आते हैं। ब्याज दर की बात बताई जाती है कि ब्याज दर शायद बढ़ाने वाले हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी पैसा काफी निकाल रहे हैं दिसंबर से बल्क में। जी, एक बात हमेशा जो है इको गूंज रहा है बार बार, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ी चीज देखने वाली ये रहती है कि जब भी शेयर बाजार में और गिरावट या तेजी आती है, तब इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये बताया जाता है, उसका बड़ा कारण ये बताया जाता है कि व्यापार जगत मुनाफा वसूली के लिए भी ऐसा कर जाता है। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर ये सब हो रहा है तो ये वाला जो पक्ष मैंने रखा, ये शायद ये पक्ष लागू नहीं होगा। और ये तो बात सबको मालूम है कि आज जो गिरावट आई है वो भारी वाली गिरावट है, और देश की जो निवेशक हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है जी। हालांकि कंपनियों को नुकसान में हम 5-6 कंपनियों का उल्लेख करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो निवेश करने वाले छोटे निवेशक हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है, और ये इसकी भरपाई जो है लंबे समय लग जाएगा इसको करने में। बेशक सुरेश शर्मा जी, नुकसान तो हुआ, लेकिन जो लोग रोज खरीदना और बेचना करते थे उनको नुकसान। लेकिन जो ऐसे मार्केट में शेयर धारक हैं जिनके डीमैट अकाउंट खुले हुए, हम उनकी बात भी करें, जो शेयर लेकर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए शेयर लेकर खरीद कर रखते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए आज का जो दिन था वो शेयर बाजार में खरीदी का भी दिन था। क्योंकि शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं उनको घुट्टी में पिलाया जाता है कि जब मार्केट नीचे आए तो आपको शेयर खरीदना है। तब कई बार जो नए
शेयर मार्केट के खिलाड़ी होते हैं वो जल्दी से शेयर खरीदते हैं, तो तब पुराने जो होते हैं वो घाघ शेयर मार्केट के जो होते हैं, जैसे हम बात करें राकेश झुनझुनवाला की या उस तरह के जो नीचे के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जब लंबी डिप आए, तो आज की जो डिप है वो हाहाकार मचाने वाली तो है ही है, लेकिन जो शेयर खरीदने वाले हैं उनके लिए ये मौका, ये अवसर है, तो वो खरीद भी सकते हैं। लेकिन ये गिरावट कितनी लंबी चलेगी, कितना दिन और चलेगी, इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर की हम बात करें तो यूक्रेन, रूस, उसके साथ नाटो संगठन का जुड़ना, और उसके साथ साथ सुरेश जी, ये अगर हम सोचें इस बारे में, हालांकि ये भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और दुनिया से भी, कि अगर ये युद्ध कहीं शुरू होता है तो रूस दुनिया का दूसरे नंबर का गैस निर्यातक देश है, जो ऑयल भी देता है अरब कंट्रीज के बाद। तब पूरी दुनिया में गैस के और तेल के दाम बढ़ जाएंगे। आज इसलिए गैस की जो बिजनेस करते थे, जो कंपनियां थी, उनके दाम बढ़े हैं, वो शेयर मार्केट में ऊपर आए हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर ये स्थिति बनती है, कुछ तनाव बढ़ता है, वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति बनती है, तो सारी चीज़ें तो नीचे जाएंगी, लेकिन तेल के जो शेयर हैं, ऑयल कंपनियों के जो शेयर हैं, गैस कंपनी को जो शेयर है, वो ऊपर जाएंगे। ये स्थिति भी बन रही। मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, एक पत्रकार के लिए शेयर बाजार पर कहना समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि राजनीति की जो रपटीली राह होती है वो तो हम समझ जाते हैं, लेकिन शेयर बाजार अगर गिर रहा है तो जैसा सुरेश जी ने बताया कि जो अमेरिका में बैंक की जो ब्याज दर है वो बढ़ने वाली है, इसलिए बहुत सारे जो विदेशी निवेशक है वो पैसा निकाल रहे हैं दिसंबर से। अब चूंकि युद्ध का खतरा भी है, इसलिए भी वो निकाल रहे हैं। इक्विटी की बात करें तो वो भी जो स्थिति है वो कम से कम आदमी अपना पैसा सुरक्षित करेगा तो पैसे निकालने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि अगर ये युद्ध होता है, रूस का, यूक्रेन का, अमेरिका उसमें टांग फंसाता है, तो क्या स्थिति बनेगी? और भारतीय शेयर मार्केट में टीसीएस को छोड़कर तमाम शेयर नीचे गिरे हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता दूं कि 1700 अंक शेयर नीचे गिरा, जो सेंसेक्स है वो 1700 अंक नीचे आया। ये मेरे ख्याल से 2-3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। आपको लगता है कि शेयर बाजार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह से दर्पण है, उस वो पैरामीटर्स है कि अगर शेयर मार्केट नीचे आया तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए कई बार पॉलिटिशियन इस पर थोड़ा सा बच के बात करते हैं, लेकिन आपकी इस पर बेबाक राय? जी देखिए, 2 साल में कोरोना के कारण जो उथल पुथल पूरी दुनिया में मची है, वो हर क्षेत्र में उतार चढ़ाव और ये सब देखने को मिल रहा है। तो शेयर बाजार कैसे ऐसे अछूता रह सकता है, क्योंकि भविष्य के प्रति जो आशंका, तो संशय है, कोई शेयर डाल रहा है, कोई खरीद रहा है। और जो महामारी के कारण भी और जो महायुद्ध की जो संभावनाएं होती है, उसके कारण भी लोग का जो नजरिया है वो बदला है। तो किसी एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में हो रहा है। और शेयर बाजार तो वाकई में एक तरह से सूचकांक होता है किसी भी देश का, कि उसकी स्थायित्व आर्थिकी के क्षेत्र में और उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है और भविष्य के उसके निवेशक क्या सोचते हैं संभावना के बारे में। तो जब जब शेयर मार्केट नीचे आता है तो सरकार की चिंता बढ़ती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान निवेशकों को तो होता ही है, एक जनजीवन भी प्रभावित होता है। कैसे हाहाकार जैसी स्थिति बन गई है व्यापार जगत में। जी, तो इस मुद्दे पर जो नहीं भी जानते हैं, हाहाकार शब्द सुनकर भी वो लोग चर्चाओं में आते हैं, जो पान की दुकान पर बैठे होते हैं या चौराहे पर बात करते हैं। तो ये एक तरह से शेयर मार्केट कोरोना काल में बहुत लोकप्रिय भी हो गया है। कई लोगों ने अकाउंट खुलवाया, उनकी संख्या करोड़ों में है। इसलिए शेयर मार्केट में कुछ भी होता है तो वो जन चर्चा का विषय तो बन ही जाता है, जैसा आप भी कह रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन देवदत्त जी, एक चीज मैं जरूर आपसे पूछूंगा बाद में, और सुरेश जी से भी, कि LIC का भी IPO आने वाला है। ये इस पूरी गिरावट के बीच में उम्मीद की एक किरण है, इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। कमल राठी जी, शेयर बाजार 56,405 पर बंद हुआ, 1700 अंक के लगभग की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है। बैंक निफ्टी भी बंद हुआ, और दुनिया की जो स्थिति है, जो दुनिया का पूरा बाजार का मूड माहौल है, वो ऐसा नहीं लगता कि अभी एक आध दिन में कोई ठीक होने वाला है, क्योंकि जब तक यूक्रेन का तनाव रहेगा रूस के साथ, तब तक शेयर मार्केट ऐसे ही ढुलमुल चलेगा। लेकिन आज की जो गिरावट है वो कल भी हो सकती है लगातार। लेकिन LIC का जो IPO है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उम्मीद की किरण या राहत वाली बात देता है, क्योंकि वो मार्च में आने की संभावना है। आप किस पर राय? नहीं, बिल्कुल, मैं तो आज की गिरावट के साथ पहले तो ये बात रखना चाहूँगा कि LIC का शेयर, हमारे भारत सरकार की एक कंपनी LIC, जिसका शेयर लगभग 31.6 करोड़ का आने वाला इशू,
जिसमें 16 लाख करोड़ की वैल्यू के शेयर आएंगे, जिसका लगभग आप मान के चलें कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा इशू होगा ये जी। टीसीएस और रिलायंस जैसी कंपनीज से मुकाबला करने के लिए खड़ा रहेगा। और इसमें दूसरी जो बात है, जो नए निवेशक भी लगना चाहते हैं या ऐसे निवेशक जो शेयर मार्केट में अभी तक नहीं थे, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें 5% तो एलआईसी के एम्प्लॉयज़ को मिलेगा और लगभग कुछ 10% पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाएगा। आप आजकल विज्ञापन भी देख रहे होंगे जी। तो उसके लिए पैन कार्ड को अपनी पॉलिसी के साथ जरूर लिंक करा लें और एक डीमेट अकाउंट खोल लें, तो आपको इसका एडवांटेज मिल सकता है कि आपको कोई पॉलिसी होल्डर हैं तो कुछ शेयर भी आपको मिलेंगे। तो एक इसका आज ट्विटर पे जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेस मैनेजमेंट में एलआईसी की तरफ से जमा किया गया तो उनका ट्वीट भी आया है। जी। दूसरी चीज आप तो देखेंगे एलआईसी के जो धारक हैं वो राठी जी की बात को ध्यान से सुन लें। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार दोहरा दें। नहीं, एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए एलआईसी एक विज्ञापन भी कर रहा है, तो वो अपने पैन कार्ड को अपनी पॉलिसी के साथ लिंक कर लें, क्योंकि उनको एलआईसी में अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की इच्छा होगी तो वो बिल्कुल अप्लाई करेंगे और एक शेयर का 10% लगभग हिस्सा जो है वो पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व रखा जाएगा, तो उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी उस शेयर मिलने की। तो इसलिए उसे रखना चाहिए। तो पैन कार्ड को लिंक कर लें, अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट खोल लें, तो उससे एलआईसी का शेयर मिलने का एश्योरेंस बढ़ जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में कोरोना काल से और उसके थोड़ा पहले से बहुत सारे प्लेयर्स इस मार्केट में आ गए और ऐसे कई इन्वेस्टर्स भी आ गए, तो जिस कारण से शेयर मार्केट का टेक्निकल रूप से तो शेयर मार्केट बढ़ रहा था, तो ये भी एक बहुत बेसिक जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था कि क्यों नहीं गिर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो एक प्रिडिक्शन की बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इस कारण भी शेयर मार्केट काफ़ी दिन से उठा होता। तो मुझे बड़ा अचरज नहीं है कि ये जो करेक्शन आया है, तो ये तो मार्केट में आता रहता है करेक्शन, और ये नए इन्वेस्टर्स के लिए और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए एक फायदे का अवसर होता है। बिल्कुल। क्योंकि कभी भी धंधे में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो फायदा ही नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा तो आदमी फायदा कैसे कमाएगा। तो ये उनके लिए फायदे का अवसर है, तो इसे काफ़ी पॉजिटिवली लें। देखिए 2022 पूरा शेयर मार्केट मेरे हिसाब से इसी ढंग से चलता जाएगा। तो डिप पे लें, गेन पे बेचें, उसे लॉन्ग टर्म ना रखें, उसे बेचते चलें, बीच बीच में जब प्रॉफिट मिले तो उसे बेचें और खरीदें लॉन्ग टर्म की सोच से। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि आप घाटा खाएंगे। और एलआईसी के शेयर में तो एक मुझे लगता है बाजार को एकदम से एक उठाव देगा। और भी कंपनियां हैं, उनका फंडामेंटल देखें, ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा टीवी के उस पर प्रचार प्रसार पे शेयर पे ना जाके, ये हमारा एनएससी भी बोलता है, आपका जितने उसके मापक है वो सभी बोलते हैं कि आप उसको देखें, समझें, उसके बाद खरीदें। मुझे नहीं लगता है कि शेयर मार्केट में ये गिरावट से ऐसा कोई बहुत उनके लिए नुकसानदायक है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो आज खरीद के रख सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो फायदे में जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ी उम्मीद की बात है इस पूरे निगेटिविटी के माहौल में, इस पूरे अंधेरे की हम बात करें तो। लेकिन सुरेश जी, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पूरी दुनिया में बाजार गिरे हैं, सिंगापुर की बात करें, हांगकांग की बात करें तो 1.5% सिंगापुर हांगकांग के शेयर मार्केट 1.5% गिरावट के साथ बंद हुए थे। जापान का शेयर बाजार 2% के साथ बंद हुआ था, 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। और अमेरिका की हम बात करें तो उसका भी बाजार लगभग इसी 1.5-2% के आसपास बंद हुआ था। तो बाजार तो टूट रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी मार्केट जो है इस बार अलग ढंग से रिएक्ट कर रहा है। सुरेश जी, जब पूरी दुनिया के बाजार गिरते थे तब भी हिंदुस्तान का बाजार ऊपर गया कई बार, क्योंकि जो भारतीय निवेशक हैं वो इस बार मैदान में हैं। तो हमें लग रहा है कि दुनिया में जितनी गिरावट आज देखी गई है भारतीय बाजार में, लेकिन कल भारतीय बाजार गिरेगा भले ही, लेकिन वो संभल कर चलेगा। मुझे ऐसा लगता है, जैसा एलआईसी की हम बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक आधा मिनट लूंगा। इसमें एलआईसी में 15% शेयर वो उनके लिए रख रहे हैं जो रिटेल मार्केटिंग करते हैं, जो रिटेल एक तरह से व्यापार करते हैं शेयर मार्केट में। इसके अलावा जो इनके अपने एजेंट हैं एलआईसी के, जो निवेशक हैं, जो एलआईसी धारक हैं, उनके लिए 5% की छूट भी मिलेगी, डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एलआईसी का जो शेयर है वो भारतीय शेयर बाजार को बदलने वाला भले ही ना हो, लेकिन दम देने वाला जरूर होगा इस पूरी गिरावट के बीच में। सुरेश जी, आपकी राय? देखिए, एलआईसी जो है वो लंबे समय से विचार कर ही रहा था
कि किस प्रकार से जो है वो आईपीओ लेके आए और जिससे उनका शेयर बाजार में हिस्सेदारी हो जाए। और ये भी उसमें सोचा जा रहा था कि उनके पास जो बढ़ोतरी करने की थी, पूंजी का बढ़ोतरी करने का एक तरीका जो है शेयर बाजार होता है, जिसके कारण इसका एक प्रकार का लाभ मिलता है आपके काम को और कामकाज को बढ़ाने का। लेकिन राघवेंद्र जी, इसके साथ मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, ये मेरा अपना अनुभव है। और मुझे याद है कि जब मैं शेयर मार्केट में भोपाल में जो है स्टॉक एक्सचेंज खुला था, उस समय की पत्रकार वार्ता में मैं शामिल था, मुझे याद है अच्छे से। और मैंने ये देखा कि सेंसेक्स जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता था। जब 10,000 ही सेंसेक्स हुआ था तब यहाँ जो है मिठाइयां बटी थी, और आज जो है वो 56,000 से ज्यादा है। इसका मतलब इतनी हवा भरी हुई है। फिर हम देश की अर्थव्यवस्थाओं को, उद्योग धंधों के विस्तार को फिर इतना रोना गाना क्यों करते हैं कि जब 56,500 10,000 से पहुंच गए, यानी 6 गुना 5.5 गुना पहुंच गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि कहीं न कहीं ये भी लगता है कि ये जो है एक प्रकार का व्यापारिक सट्टा है। इसको मैं सट्टा क्यों कह रहा हूं, आप उसको मेरे अंदाज में समझिए। मैं कह सकता हूं कि मैं भाई बहुत ज्यादा कोई अर्थशास्त्री बन के बात नहीं करना चाहता। आप जो है दिन भर में राघवेंद्र जी बैठ करके खरीदना चालू करिए। आप यदि खरीदना चालू करेंगे तो आपको मुनाफा होना चालू हो जाएगा। लेकिन शाम होते होते आपका हिसाब किताब 200, 500, 1000 रुपए, यदि छोटे से छोटे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जो आदमी 10-20 हजार रुपए लगाता है, उसको वो शाम को 100-500 रुपया का लाभ में या नुकसान में आ जाता है। उसका कारण यह है कि जो डीमेट अकाउंट उसका ऑपरेट करता है वो, और उसको देखने वाला जो मुंबई का जो ब्रोकर है, वो आपके द्वारा रुचि दिखाए जाने को कम और ज्यादा भाव कर करके वो परिस्थितियां ऐसी निर्मित करता है। यदि हमारे तीनों में से कोई भी ये जानता होगा तो मैं आमतौर पर इसको चेक करता रहता हूं। नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल मैं ठीक ये कह रहे कहना हैं। राघवेंद्र जी, मैं इसके आड़ में ये कहना चाहता हूं कि जो खिलाड़ी हैं इसके, उन्होंने आज भारत के निवेशकों से लाखों करोड़ रुपया जो है अपने खाते में डाल लिया, कमा लिया। आपको एक चीज, यदि अनुमति हो और आपके पास समय हो तो मैं आपको दो लाइन का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, और ये बहुत गंभीर बात है जी। अनिल अंबानी ने एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी की थी कि मुख्यमंत्री जी में इंदौर के निवेश में, कि इनमें मेरे पिताजी की छवि दिखाई देती है। आपको स्मरण होगा, हमने एक बड़ा जो है ये स्टेटमेंट सुना था जी। क्योंकि वो जिस तरह काम करते थे वैसे शायद उनको, मैंने एक अधिकारी से पूछा, मैंने कहा ये छवि कैसे दिखाई दे रही है, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विद्युत का एक जो है रिलायंस का जो है ऊर्जा का एक सिंगरौली में कार्यक्रम शुरू हुआ है, और वो एक आईपीओ लेकर के आए। वो आईपीओ में 350 रुपया का शेयर बिका, लेकिन जब वो ओपन करा तो वो 90 रुपया का आ गया। जब 350 में लोगों ने शेयर खरीदा और जब उसका घंटा बजा तो 90 रुपए का बच गया, यानी 17,600 करोड़ रुपया बिना कुछ कमाए अनिल अंबानी की जेब में चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं इसकी आड़ में कि हमारी यहां इस प्रकार की वसूली उद्योगपति मिल करके, सेबी के साथ मिल करके और बार बार करते रहते हैं। यदि हम तीनों में से शेयर मार्केट का जानकार कोई व्यक्ति हो तो मेरी बात को प्रमाणित कर सकता है। मुझे लगता है खंडन करने जैसी स्थिति नहीं बनती। तो ये जो ऊपर नीचे की जो स्थिति देश भर में, विश्व भर में बनती है, पेटीएम का शेयर आया था, सबसे बड़ा कारण कई बार ये भी बन जाता है। अभी पेटीएम का शेयर आया था, उसमें भी ऐसे हुआ है, जो शेयर होल्डर थे जिन्होंने शेयर लिए थे वो बहुत घाटे में चले गए। लेकिन ये इस धंधे का ये मजा भी, जैसे क्रिकेट में लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट का अपना मजा लास्ट बॉल तक गेम चलता है, वैसे ही शेयर मार्केट भी आखिरी मिनट तक इसमें गेम चलता है। जो आपने कहा, एक किस्म का सट्टा भी है, जोखिम भी है, और ये व्यापार भी है, बाजार भी है। लेकिन हम इस पर, इसके साथ साथ मैं एक जरूर बातचीत करूंगा, थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है कि अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है, तनाव बढ़ता है, तो फिर हमको तैयार रहना चाहिए कि गैस के दाम बढ़ेंगे और तेल के दाम भी बढ़ेंगे। पेट्रोल और गैस महंगा होने वाला है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि यूक्रेन के नाटो में शामिल होते ही रूस जो है नाटो की जद में आ जाएगा। अभी आज की स्थिति में यूरोप के और रूस के बीच में यूक्रेन बना हुआ है, जिससे उनकी दूरी करीब 1200 किलोमीटर की होती है। जैसे ही यूक्रेन नाटो में मिलेगा वैसे ही वो उसकी जद में आएगा और ये दूरी घटकर 600 किलोमीटर की हो जाएगी। इसीलिए रूस पूरे इस मुद्दे को ताकत से लड़ रहा है। अगर ये लड़ाई थोड़ी सी शुरू होती है तो भारत में कम से कम गैस के दाम बढ़ जाएंगे
और तेल के दाम बढ़ जाएंगे। ये एक बड़ा संकट आने वाला है। अगर ईश्वर ना करे कि ये मामला ना सुलझ पाया, कहीं ऐसा होता है तो ये दिक्कत आएगी। मैं जरूर पूछूंगा आपसे इस पर। समय की कमी है, इस पर कोई आपकी टिप्पणी सुरेश जी, 2-3 वाक्यों में? नहीं, मुझे ये लगता है कि युद्ध जैसी संभावनाएं निर्मित होती दिख रही हैं, लेकिन युद्ध होगा होगा नहीं। नहीं। क्योंकि हम और चीन तो इतने नजदीक खड़े हो गए थे, भारत और चीन तो युद्ध की दृष्टि से। हम तो ये सपना लेकर के लोग सोते थे रात में कि कहीं ऐसा ना हो भैया सुबह युद्ध की खबर देखने को मिल जाए, ऐसा एक भय वातावरण था पूरे बिल्कुल। चलिए विश्व में। लेकिन आपकी लेकिन हुआ कुछ नहीं है। ये और मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैश्विक शक्तियां जो है वो कोई नहीं चाहता कि विश्व युद्ध की संभावनाएं निर्मित हो। और इसमें परमाणु संपन्न शक्तियां बहुत हैं, इसलिए कोई युद्ध की संभावना मुझे कम से कम दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। देवदत्त जी, जब दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की कनपट्टी पर पिस्टल लड़ा दें तो कोई फायर नहीं करता है, लेकिन एक आशंका यह भी होती है किसी पागल ने कर दिया फायर तो युद्ध का मतलब पागलपन ही होता है। तो अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो शेयर मार्केट दुनिया भर के जो आज स्थिति में है वो कल और नीचे जाएंगे और औंधे मुंह गिरेंगे और ये हाहाकार बढ़ेगा। लेकिन जैसा सुरेश जी कह रहे हैं कि इसकी संभावना भले ही हो रही दिखती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपकी राय बहुत संक्षेप में? ये बात बिल्कुल सही है कि जब जब असमंजस का, अशांति का माहौल बनता है तब तब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है। और यदि युद्ध होता है या उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं तो शेयर मार्केट को तो गिरना ही है और उसको झटका लगना तय है। लेकिन ये है भी ऐसा, कोई मेहनत का काम नहीं है। जैसा शर्मा जी भी कह रहे थे, आपने भी कहा, एक तरह से एक जुआ ही है जो व्यापार जिसको मान्यता है। क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि आप एक सीधा रास्ता चलोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे, क्योंकि आपके खुद पर डिपेंड नहीं है, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर लेकिन पर। देवदत्त जी, पूरी दुनिया में आप शेयर मार्केट को किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पैमाना मानते हैं, पैरामीटर्स मानते हैं, सूचकांक मानते हैं कि अगर शेयर मार्केट बहुत स्ट्रांग है तो उस देश की आर्थिक स्थिति ठीक है। कोरोना काल में भारतीय शेयर बाजार ठीक चलता रहा और जब पूरी दुनिया ने भारतीय मार्केट से पैसे निकाले तब छोटे छोटे निवेशकों ने उस डिप का फायदा उठाया, उस गिरावट का फायदा उठाया और बाजार में इन्वेस्ट किया। हमें लगता है कि जो भारतीय लोग हैं वो शेयर में पैसा लगाने लगे, तब से भारत का बाजार पूरी दुनिया को टक्कर देने की स्थिति में आ गया है। जी, तो भारत में तो शुरू से इस तरह की पद्धति है। गुल्लक जो उपज थी वो भारत की है, जिसमें छोटा छोटा वो सिक्का डाल के जब फोड़ते तो बहुत बड़ा, वो कम लागत में ही ज्यादा लागत में भरोसा नहीं करते। कम लागत में जब रिजल्ट मिल जाए उस पर भरोसा करते। एक भारतीय मानसिकता है और एक थोड़ा जो भय का वातावरण भी रहता है कि ज्यादा पूंजी निवेशक कम है भारत में, मध्यम वर्गीय ज्यादा है, तो वो एक संभावनाएं तलाश लेते तभी राशि लगाते हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी को, अधिकतर को, जैसा आपने शुरू में कहा था, शेयर बाजार के बारे में ज्यादा पता भी नहीं होता। इसका एक नेटवर्क होता है, एक कॉकस है, मतलब एक समूह है जो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो वो इस भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रख के करता है। बिल्कुल जी। राठी जी, पिछले 5 दिन का अगर हम देखें हिसाब किताब तो सेंसेक्स में जो गिरावट आई है वो 5.83% है, यानी 5.83% की गिरावट भारतीय शेयर बाजार में आई है। और इसमें 3,558 अंक नीचे शेयर मार्केट गया है पिछले 5 दिनों में। ये लगातार बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि शेयर जब मार्केट नीचे जाए तो आप खरीदिए, लेकिन ये मार्केट वैश्विक कारणों से भी नीचे गया है। आपको लगता है कि कुछ दिनों में हालात सुधर सकते हैं? उसमें खासतौर से यूक्रेन और रूस का जो तनाव है, अगर वो कम होगा तो भारतीय शेयर बाजार या दुनिया के बाजार थोड़ा सा सुधरेंगे? आपको क्या उम्मीद है? नहीं, सिर्फ युद्ध एक पैरामीटर नहीं हो सकता है शेयर मार्केट के गिरने या बढ़ने का, तो बहुत सारे हैं। फेडरल बैंक का जो अगले हफ्ते में मीटिंग होना और ब्याज बढ़ाने की बात अमेरिका में चल रही है, और एक और घोटाला जो भारत में भी निकल कर वो आया, भी एक है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर के चलते शेयर मार्केट चल रहा है। और फिर आप देखेंगे जनवरी से ही शेयर मार्केट उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है। जो मेरा एक अपना सोच है कि ये पूरा 2022 शेयर मार्केट इसी ढंग से चलेगा। लेकिन आज जो हमारे नए निवेशक इस मार्केट में एंटर हुए हैं, पिछले कोरोना के बाद से बहुत तेजी से ये शेयर मार्केट में लोगों ने एंट्री की है, अपनी अपनी जमा पूंजी लगाई है। तो मुझे लगता है कि एफडीआई और इनके पैसे निकालने का जो सपोर्ट हम भारत के लोग देंगे तो भारत का मार्केट कहीं ना कहीं विश्व के बाजार में अपना स्थान बनाए रखेगा, मार्केट बना रहेगा। ठीक है, साल में अब आदमी उम्मीद करता है मैं आज 100 रुपए लगाऊंगा या शाम को 200 हो जाए तो शेयर मार्केट उसको सट्टा जरूर कहूंगा। लेकिन अगर 100 रुपए लगा के शाम को 101 रुपए होता है
या साल में आप 15% 20% की उम्मीद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट सट्टा नहीं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा व्यापार है। लेकिन वही मैंने बोला, आदमी यही समझ के चलता है, आजकल बहुत सारे पुट आता है, कॉल आता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, तो इतने सारे तरीके के उसमें आ गए हैं कि लोग उस लुभावने ऑफर में जाते हैं कि इंट्राडे होता है कि 5,000 लगाओ, 50,000 का शेयर खरीदो, शाम को 5,000 कमाओ। बिल्कुल। तो ये लुभावने वाले में जरूर उतार चढ़ाव का फर्क पड़ेगा। जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा उनको इसका लाभ मिलेगा, उसका लाभ लेना चाहिए। और यही एक बहुत अच्छी खूबी है शेयर मार्केट की। तो कुल मिला के आपको बता दें कि ये जो शेयर मार्केट डरावना लग रहा है, लेकिन इसमें अगर कोई मूड माहौल देखकर, कंपनी की जो एक तरह से उसकी हिस्ट्री देखकर काम करेगा, फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट देख के काम तो वो करे, पैसे कमा सकता है। और उसमें धीरज की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। उनके लिए जरूर नुकसान है जो सुबह शेयर लेते हैं और शाम को बेच देते हैं, वो जरूर आज करोड़ों में निपटे होंगे। लेकिन जैसा सुरेश जी कह रहे थे कि विदेशी जो बाजार के लोगों ने पैसा लगाया था, या जो भारतीय बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने आज करोड़ों रुपए कमाए भी है। लेकिन जो छोटा निवेशक है, जो आज निवेश कर रहा है, जो 2 महीने बाद 4 महीने बाद बेचेगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि उसके लिए एक मौका है इस बाजार में इन्वेस्ट करने का। कुल मिलाकर स्थितियां खराब जरूर है, लेकिन उम्मीद भी बनी हुई है। LIC उसमें एक उम्मीद है, और जो डिप आई है बड़ी, जो गिरावट आई है, इसमें खरीदने की जरूरत है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर शेयर बाजार में मंदी है, गिरावट है, हाहाकार है, लेकिन इसी के बीच में शेयर खरीदी का अवसर भी है। इस आपदा को आप अवसर बनाइए। बाखबर में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।